सो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग आज पढ़ेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट, ठीक है, या फिर कह सकते हैं सॉल्यूशन। देखो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का मतलब ये हुआ कि क्या सॉल्वेंट और सॉल्यूट को मिलाने के बाद कुछ प्रॉपर्टीज चेंज होंगी? हाँ, चेंज होंगी। यानी कि अगर हमने सॉल्वेंट लिया, समझो सॉल्वेंट को लिया वोलेटाइल और सॉल्यूट को लिया नॉन वोलेटाइल, तो डेफिनेटली उसका वेपर प्रेशर, उसका बॉइलिंग पॉइंट, उसका फ्रीजिंग पॉइंट, यानी काफ़ी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो बदल जाने वाली हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, द प्रॉपर्टीज विच डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स नेचर। का नेचर कैसा भी रहने दो, लिक्विड है या उसका केमिकल जो प्रॉपर्टी है उसका नेचर कैसे भी रहने दो, अगर हमने उसको कम या ज़्यादा मिलाया, बात समझो, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल प्रॉपर उसका नेचर कैसा भी रहने दो सॉल्यूट का, अगर हम उसको कम मिला रहे हैं, थोड़ा सा मिला रहे हैं, तो देख रहे हैं वेपर प्रेशर में क्या फ़र्क आ रहा है, बॉइलिंग पॉइंट में क्या फ़र्क आ रहा है, फ्रीजिंग पॉइंट में क्या फ़र्क आ रहा है, या फिर हम उसके पार्टिकल बढ़ा रहे हैं, अगर उसके मोल फ्रैक्शन बढ़ा रहे हैं तो देख रहे हैं वेपर प्रेशर में क्या फ़र्क आ रहा है। एग्जाम्पल तौर पे वाटर बॉयल 100 सेल्सियस में हो रहा था, थोड़ी सी शुगर मिलाया, 105 सेल्सियस तक हमें गर्म करना पड़ा बॉयल होने के लिए, और शुगर मिला दिया और शुगर मिला दिया और सॉल्यूट मिला दिया, तो हम देख रहे हैं उसका बॉइलिंग पॉइंट और ज़्यादा बढ़ गया, उसका बॉइलिंग पॉइंट और ज़्यादा बढ़ गया। तो ये चीज़ समझने की हम लोग कोशिश करेंगे। तो 4 प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, RLVP रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, सेकेंड EBP एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, DFP डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, देन ऑस्मोटिक प्रेशर। यानी ये 4 प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। अगर हम सॉल्यूट को मिला रहे हैं सॉल्वेंट में तो क्या बदलाव आ रहा है, इन प्रॉपर्टीज में क्या बदलाव आ रहा है, ये हम लोग जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो बात कर रहे थे हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की, ठीक है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ का मतलब मैंने क्या बताया था कि अगर सॉल्वेंट में कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दे तो डेफिनेटली कुछ प्रॉपर्टीज़ में फ़र्क आ जाएगा। क्या प्रॉपर्टीज़ में फ़र्क आ जाएगा? जैसे रिलेटिव लोअरिंग इन VP, EBP एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, DFC डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। ये हम लोग 4 प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। कब? जब किसी लिक्विड सॉल्वेंट में अगर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला रहे हैं हम लोग, कोई सॉलिड कोई सॉलिड सॉल्यूट मिला रहे हैं जो कि नॉन वोलेटाइल है, ठीक है। चलो, तो पहली प्रॉपर्टीज़ है RLVP रिलेटिवली या रिलेटिव लोअरिंग इन VP की वेपर प्रेशर में कमी आ जाएगी। अगर हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाते हैं तो वेपर प्रेशर में कमी आ जाएगी। When non-volatile solute is added to volatile solvent, its VP decrease, ठीक है। A is what? Liquid solvent, B is what? Solid solute that is non-volatile। हमें पता है कि जब हम टोटल प्रेशर निकालेंगे यानी सॉल्वेंट का सॉल्यूशन का प्रेशर निकालेंगे वो A के बराबर ही होगा। क्यों सर A के बराबर होगा? यहाँ पर टोटल या सॉल्यूशन प्रेशर को सिर्फ A के बराबर ही क्यों कह रहे हैं? सॉल्यूशन में तो सर सॉल्यूट भी तो होता है, सॉल्यूशन में सर तो सॉल्यूट भी तो होता है, तो यहाँ पर PT में PA प्लस PB आना चाहिए, लेकिन नहीं, क्योंकि इस बार सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल है। नॉन वोलेटाइल का मतलब उसके वेपर नहीं बनेंगे, तो जो भी पूरे सॉल्यूशन में प्रेशर होगा वो A के लिए ही होगा, लेकिन P नॉट A के बराबर नहीं होगा, ठीक है ना। P नॉट A के बराबर नहीं होगा। हाँ, ये बात सच है कि माना कि B का कोई रोल नहीं है, अगर हम वाटर ले लो, चलो अगर हम जैसे वाटर को बॉईल कर रहे हैं, उसके वेपर बन रहे हैं, फिर वाटर में हमने नॉन वोलेटाइल को सॉल्यूट यानी शुगर मिला दिया और फिर हमने बॉईल किया, तो वो प्रेशर नहीं आएगा जब प्योर वाटर में आ रहा था। जबकि शुगर का कोई रोल नहीं है, शुगर का कोई अपना वेपर नहीं बन रहे हैं, लेकिन वो वाटर के वेपर को रोकने का काम करते हैं, मतलब थोड़ा सा रोकेंगे, तो प्योर जो A रहेगा वो PA के बराबर नहीं होगा। बात मेरी समझे? जैसे को अगर जस्ट वाटर होता तो इसके वेपर प्रेशर
जितना भी सरफेस एरिया है यहाँ पे वेपर प्रेशर क्रिएट हो रहा होता है, यानी वेपर बन रहे होते हैं। लेकिन अगर हमने वाटर और शुगर दोनों को मिला दिया, वाटर और शुगर दोनों को मिला दिया, अब की बार सरफेस में शुगर के मॉलिक्यूल्स भी आ गए, सरफेस एरिया कम हो गया। भाई शुगर तो वेपर हो ही नहीं रहा है, शुगर तो वेपर हो ही नहीं रहा है, वाटर ही हो रहा है। लेकिन अब की बार शुगर के मॉलिक्यूल्स ने वाटर के मॉलिक्यूल्स को भी थोड़ा सा रोकने का काम किया, तो अब की बार जो वेपर्स बनेंगे वो थोड़ा सा कम बनेंगे, ठीक है ना। बनेंगे सिर्फ एक के ही, बी का कोई रोल ही नहीं है, लेकिन थोड़ा सा कम बनेंगे क्योंकि शुगर की वजह से थोड़ी सी इसको दिक्कत हो गई है, ठीक है। ये समझ में आ गया कॉन्सेप्ट, वेरी गुड, ठीक है। तो यहाँ पर यही फॉर्मूले को थोड़ा सा और हम सिंप्लीफाई करेंगे कि देखो यहाँ पे पी एस है ना, पी एस की जगह पी टी भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे आप सॉल्यूशन का प्रेशर बोलो, चाहे आप टोटल प्रेशर बोलो, बात एक ही है। किसी किसी बुक में पी टी दिया होता है, किसी किसी बुक में पी एस भी दिया होता है। तो पी टी या पी एस का फॉर्मूला क्या है बोलो, ये पिछली बार हम लोग ने पढ़ा था, पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए को हमने क्या लिख दिया, 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, ये भी हम पढ़ चुके हैं। फिर इसके बाद देखो पी ए को हमने क्या कराया, यहाँ पर मल्टीप्लाई कराया अंदर, ठीक है। जब हमने मल्टीप्लाई अंदर कराया तो ये क्या हो जाएगा, पी नॉट बोलो, पी नॉट ए इंटू पी नॉट एक्स बी, है कि नहीं, यही होगा कि नहीं होगा। देखो ये इक्वल टू है, अब देखो इस एक्स एक की जगह इस एक्स, ये मल्टीप्लाई है, ठीक है, ये एक्स एक की जगह क्या लिख देंगे, पी नॉट ए इंटू एक्स बी, क्योंकि पी नॉट ए को 1 से भी मल्टीप्लाई कराएंगे, पी नॉट ए को एक्स बी से भी मल्टीप्लाई कराएंगे, ये इक्वल टू नहीं, बीच में मल्टीप्लाई है, सही है। फिर क्या होगा कि ये माइनस वाला पी नॉट एक्स बी इधर आके प्लस हो जाएगा और ये पी एस उधर जाके माइनस हो जाएगा। उसके बाद पी नॉट ए यहाँ मल्टीप्लाई में, इधर आके डिवाइड में लिया होगा, या ऐसे करके डिवाइड में आ जाएगा। देखो ये यानी कि मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू क्या आ गया, पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी ए। मैं बार बार बता रहा हूँ पी एस मतलब पी टी ही होता है, इसमें कंफ्यूज ना होना। तो मोल फ्रैक्शन का एक हमें नया फॉर्मूला मिल गया, मोल फ्रैक्शन का एक नया फॉर्मूला मिल गया, पी नॉट ए माइनस टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन अपॉन पी नॉट ए, ठीक है ना, बात समझ में आई, ठीक है। तो इसके बेस पर आपको क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये बताने की ये कोशिश कर रहा है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ बी बढ़ेगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी यानी सॉल्यूट अगर बढ़ेगा तो ओवरऑल वेपर प्रेशर, तो रिलेटिवली लोअरिंग वेपर प्रेशर कुछ इस तरीके से समझ सकते हो कि दो हमारे पास जार हैं और एक तरफ लिक्विड ए है, इट मीन्स ओनली सॉल्वेंट है, ओनली सॉल्वेंट, और एक में क्या है, विद सॉल्यूट यानी कि सॉल्यूशन है। तो यहाँ पर जो वेपर प्रेशर होगा ये कंपैरेटिवली सॉल्यूशन से ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा होगा, क्योंकि सरफेस में सिर्फ और सिर्फ किसके पार्टिकल हैं, सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट ए के मोल्स हैं, ठीक है। और ये वोलेटाइल है, ए क्या है, वोलेटाइल है, ठीक है। वोलेटाइल है तो वेपर प्रेशर अच्छा बनेगा। लेकिन जब आप ए प्लस बी कर देते हो तो बी में, भाई बी क्या है हमारा, सॉल्यूट क्या है, नॉन वोलेटाइल है, तो इसके सरफेस में कुछ नॉन वोलेटाइल भी जमा होंगे मोल्स, कुछ नॉन वोलेटाइल भी होंगे जो कि सरफेस एरिया इसका कम कर देंगे, है ना। जो पूरे सॉल्यूशन का सरफेस एरिया कम हो गया। भाई ए और बी में सिर्फ ए ही तो वोलेटाइल है, बी वोलेटाइल है ही नहीं, बी तो ज़बरदस्ती रोक रहा है, जगह घेर रहा है, तुम्हारा काम बिगाड़ रहा है, ठीक है ना। तो कुल मिला के कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि यहाँ पर वेपर प्रेशर ए का बनेगा लेकिन इसके कंपेयर में कम बनेगा, क्योंकि नॉन वोलेटाइल यानी बी यानी कि सॉल्यूट इसका काम रोकेंगे, सरफेस एरिया कम करेंगे। जब सरफेस एरिया कम रहेगा तो वेपराइजेशन भी कम होगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, फॉर्मूला में पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। व्हेन 1 मोल ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन 3 मोल्स ऑफ वोलेटाइल सॉल्वेंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एस बाई पी नॉट ए। आपको पी एस
बाई पी नॉट ए, एक रेशियो पता करना है, ना ही तो आपको पूरे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर पता करना, ना ही आपको सिर्फ सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर पता करना है। यहाँ पर आपको एक रेशियो पता करना है। ठीक है, मैं बार बार बता चुका हूँ कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर मतलब टोटल वेपर प्रेशर। ठीक है ना, किसी बुक में आपको पी टी से डिनोट होता है और किसी बुक में पी एस से डिनोट होता है, तो आप उसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। तो कुल मिला के हमें पी एस पी नॉट ए पता करना है। तो हमारे पास ये फॉर्मूला है, क्या, मोल फ्रैक्शन बी इज इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए, जिसमें से हमें क्या पता करना है, हमें ये पता करना है पी एस बाई पी ए। ठीक है, पी एस बाई पी नॉट ए। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, पी नॉट ए इसका भी डिनोमिनेटर है, पी नॉट ए इसका भी डिनोमिनेटर है, तो हम लोग क्या करेंगे, डिनोमिनेटर अलग अलग कर लेंगे और पी एस बाई पी नॉट ए को सेपरेट कर लेंगे, है ना। क्या हम इसको कुछ इस तरीके से नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं, है ना, कर सकते हैं। सही है ना, पी नॉट ए डिनोमिनेटर इसको अलग दे दिया, माइनस इसको अलग दे दिया, ये तो भाई रिड्यूस हो जाएगा, इसका आंसर तो 1 हो जाएगा। तो 1 माइनस पी एस पी नॉट ए इज इक्वल टू एक्स बी। ठीक है ना, ठीक है सर। एक्स बी कितना दिया हुआ है, व्हेन 1 मोल ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज डिजॉल्व इन 3 मोल्स ऑफ वोलेटाइल सॉल्वेंट, यानी ए जो है, ए है 1, सॉरी बी जो है, बी है 1, बी जो है वो क्या है, 1 है। सॉल्यूट क्या है, सॉल्यूट मतलब बी क्या है, 1 है। ए क्या है, 3 है, 3 मोल ऑफ वोलेटाइल सॉल्वेंट, ए 3 है, बी 1 है। अगर मोल फ्रैक्शन निकालोगे एक्स बी का, तो बी वाला कितना है, 1 है, और पूरा सॉल्यूशन का मोल कितना है, 3 + 1 4, है ना। सॉल्यूशन का लेते हैं नीचे मोल फ्रैक्शन में, तो 1/4 आ जाएगा। तो अब यार इसमें क्या रह गया है, तुम्हें क्या निकालना है, तुम्हें ये निकालना है। ठीक है, इस माइनस वालों को उधर भेजो, प्लस हो जाएगा, एक्स पी वालों को इधर भेज दो, तो 1 माइनस और एक्स बी की वैल्यू क्या आई है, 1/4 पी एस पी नॉट ए, यही तो वैल्यू निकालनी थी, यही तो वैल्यू निकालनी थी। इसको सिंप्लीफाई कर लेना, आंसर आ जाएगा। करेक्ट है, बात समझ में आ गई। ठीक है, चलो तो वीडियो पॉज करके पहले इसको आप खुद करोगे और नोट्स, यानी कि जो मैं स्लाइड पढ़ाता जा रहा हूँ, वीडियो को पॉज करना, पहले वो नोट्स आप खुद कंप्लीट करोगे। ठीक है ना, ऐसे आप डायरेक्ट मत देखो, तो वो फिर उतना माइंड में जाएगा नहीं आपको। नोट्स बनाते हुए चलोगे तो बेटर होगा। सही है, चलो नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, चलो 2 क्वेश्चन और दिए हुए हैं, अच्छी बात है, क्वेश्चन भी करते जाएंगे हम लोग, तो क्या होगा कि कॉन्सेप्ट आपके क्लियर रहेंगे। ठीक है, रीड करेंगे क्वेश्चन। द वीपी यानी वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन विद 640 mm ऑफ Hg। व्हाट इज 640 mm ऑफ Hg, बोलो ये क्या है, Hg मर्क्यूरी, ये प्रेशर है ना, प्रेशर की तो यूनिट है। ठीक है, 640 mm ऑफ Hg इन नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट। ठीक है ना, नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट। व्हाट इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट एंड इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट जहां पर मोल्स, जब हम डिसॉल्व करते हैं सॉल्वेंट और सॉल्यूट को, जहां पर सॉल्यूट ब्रेक कर जाए, अपने मोल्स को, कंपाउंड टूट जाए, एलिमेंट टूट जाए, तो उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट मतलब मोल्स टूटेंगे नहीं, वो होते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट। इतना आपने पढ़ा ही होगा। ठीक है, सो ये नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट वेइंग 2 ग्राम, सॉल्यूट का वजन कितना दिया है, बी का 2 ग्राम, इज एडेड टू 39 ग्राम बेंजीन, 39 ग्राम बेंजीन। द वीपी ऑफ सॉल्यूशन इज 600 mm ऑफ Hg, सॉल्यूशन का
जो वेपर प्रेशर दिया हुआ है वो 600 mm Hg दिया हुआ है, एंड फाइंड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉलिड सॉल्यूट। ठीक है ना। देखो ऐसे जब क्वेश्चन आए ना तो पहले तो आप समझो कि यार ये क्वेश्चन किससे रिलेटेड है, किस टॉपिक से रिलेटेड है। अभी तो हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं क्या, सॉल्वेंट सॉल्यूशन। ठीक है ना। तो एग्ज़ाम में तो आपको रैंडमली क्वेश्चन होते हैं, तो क्वेश्चन देख के आपको मालूम पड़ना चाहिए कि किससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। बात हो रही है वेपर प्रेशर की, वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल की, इसका मतलब ये क्वेश्चन आपके सॉल्यूशन से रिलेटेड है। ठीक है। हमें पता करना है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉलिड सॉल्यूट। तो आप बोलोगे सर वेपर प्रेशर के फॉर्मूले में, अगर वेपर प्रेशर का फॉर्मूला हम लिखें तो सर मॉलिक्यूलर वेट तो हमें कहीं दिखाई नहीं देता है ना। मॉलिक्यूलर वेट तो हमें कहीं दिखाई देता नहीं ना, अगर ये फॉर्मूले को देखेंगे हम लोग। ठीक है ना। वेपर प्रेशर से रिलेटेड ये फॉर्मूले को देखेंगे तो कहीं पर आपको क्या मॉलिक्यूलर वेट दिखाई दे रहा है, यानी मोलर मास आपको दिखाई दे रहा है क्या, नहीं। लेकिन अगर इसको और ओपन करें तो तुम्हें दिखाई दे देगा मॉलिक्यूलर में वेट या मॉलिक्यूलर मास आपको दिखाई दे देगा। कैसे, देखो व्हाट इज दिस, दिस इज योर मोल फ्रैक्शन। ओके, अगर मोल फ्रैक्शन को हम ओपन करें तो कैसे ओपन करेंगे बोलो, हम मोल फ्रैक्शन को ऐसे ओपन कर सकते हैं भाई। मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या है बोलो, नंबर ऑफ मोल बी अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, यानी Na+NB। ओके सर। अच्छा ये नंबर ऑफ मोल्स को ओपन करें तो, नंबर ऑफ मोल्स को ओपन करें तो पढ़ा ही हुआ है भाई, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास गिवन अपॉन मोलिकुलर मास। लो मिल गया तुम्हें जो तुम्हें ढूंढना था, ये तुम्हें मिल गया कि नहीं मिल गया, तुम्हें मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट तुम्हें ढूंढना था। तो हमने क्या किया, मोल फ्रैक्शन को ओपन किया भाई, मोल फ्रैक्शन को ओपन किया। किसमें ओपन किया मोल फ्रैक्शन को, इसका मोल फ्रैक्शन के फॉर्मूले में। क्या होता है मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला, NB अपॉन Na+NB। सही है ना। तो NB मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B, तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास गिवन अपॉन मोलर मास। बस यहाँ पर हमें मोलर मास चाहिए, ये मोलर मास चाहिए। तो हमने क्या किया, इसको वन साइड रहने दिया और इसके इक्वेट पे देखो ये आ गया पूरा, इसके यानी XB को हमने ये ओपन कर दिया। क्या, मोलर मास गिवन अपॉन मोलर मास गिवन दिया है क्या सॉल्यूट का, हाँ सर 2 ग्राम दिया हुआ है। मोलर मास दिया है क्या सॉल्यूट का, सर वही तो ढूंढना है, सर वही तो ढूंढना है। ठीक है। अच्छा फिर मेन डिवीजन, फिर है Na+NB। Na मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, तो उसमें भी उसको भी ओपन करो पूरा। इसको ओपन कैसे करेंगे कि नंबर ऑफ मोल्स A कितना दिया हुआ है 1/2 प्लस ये वापस NB कितना आ जाएगा 2/m, मतलब A का तुम्हें 1/2 मतलब मास गिवन 1 और इसका मोलर मास 2 है क्या, तो चेक कर लो भाई, चेक कर लो है कि नहीं है। देख लो बेंजीन का मास गिवन कितना है भाई, तुम्हें NB निकालना है। NB के लिए फॉर्मूला क्या लगाओगे, मास गिवन अपॉन मोलर मास। तो मास गिवन कितना है 39 है, और इसका बेंजीन का मोलर मास कितना होता है, बेंजीन का मोलर मास कितना होता है 78 होता है ना, तो 78। तो ये 1/2 आया कि नहीं आया NB का, सॉरी नॉट NB, Na, वेरी सॉरी Na। NB तो सॉल्यूट हो गया ना, सॉल्वेंट की बात हो रही है। तो Na कितना आ गया 1/2 आ गया, तो ये देखो 1/2 लिख दिया Na, ये देखो प्लस NB मतलब वही कहानी 2/m। तो कुल मिला के आप इसको एक मैथमेटिक्स वे में देखोगे तो फाइनली इक्वेशन तुम्हें क्या मिल गई है, इक्वेशन तुम्हें क्या मिल गई है देख लो। इसको एक मैथ इक्वेशन में देख लो, तुम्हें ये इक्वेशन मिल गई है PA माइनस PS अपॉन P0A इज इक्वल टू 2m 2/m अपॉन 1/2 प्लस 2/m। ठीक है। क्या P0A तुम्हें ये दिया हुआ है, हाँ सर P0A यानी कि VP ऑफ बेंजीन तुम्हें गिवन है 640 mm ऑफ Hg है ना, VP ऑफ बेंजीन। अगर तुम ये कंफ्यूज हो कि सर सॉल्वेंट और सॉल्यूट, तो ये तो तुम्हें भाई दे दिया गया है ना, अगर बेंजीन दिया हुआ है और यहाँ पे सॉल्यूट की कहानी अलग चल रही है, तो बेंजीन क्या हो गया, बेंजीन हो गया सॉल्वेंट।
बेंजीन क्या हो गया, सॉल्व P0A हो गया, ओनली बेंजीन क्या हो गया, P0A हो गया 640 mm, ठीक है। तो बेंजीन का 640 यानी कि सॉल्यूशन सॉल्वेंट का हमने 640 लिखा, माइनस PS मतलब टोटल वेपर प्रेशर, पूरे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। तो पूरे सॉल्यूशन के ऊपर देखो 600 दिया हुआ है, व्हेन 2 ग्राम ऑफ solute added to benzene the VP of solution is 600 mm। तो ये सॉल्यूशन तुम्हें दिया हुआ है 600 अपॉन वापस P0A 640 इज इक्वल टू दिस। ये इक्वेशन तो हमने XB का ओपन कर ही दिया था। अब पूरे में तुम्हें क्या नहीं पता है, इतनी बेसिक मैथ तो आनी ही चाहिए। इस पूरे में तुम्हें क्या नहीं मालूम है, इस पूरे में सर हमें M ही तो नहीं मालूम है, तो M निकाल लेना। अब ये तो एक यार इतनी तो बेसिक आपको आनी चाहिए कि एक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करें, ठीक है। ये सॉल्व कर लेना और M की वैल्यू निकाल लेना। नहीं सॉल्व हो तो मुझे बता देना, मैं सॉल्व कर दूंगा। वैसे क्लास 7 की मैथ है, तो 12th वालों को मैं अगर ये बताने गया कि भाई ये लीनियर इक्वेशन ऐसे सॉल्व करते हैं, फ्रैक्शन को ऐसे सॉल्व करते हैं, तो फिर 12th की पढ़ाई फिर मत करो, फिर क्लास 7 की पढ़ाई करो आके, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज पता है क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, बताओ मुझे, ठीक है। सो 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज एडेड टू 180 ग्राम H2O, ठीक है ना। तो यहां पर यह पता चल रहा है कि ग्लूकोज हमारा क्या है, सॉल्यूट है, और H2O वाटर क्या है, सॉल्वेंट है, ठीक है। तो हमें क्या क्या दिया गया है, हमें ग्लूकोज का मास गिवन, देखो मास गिवन भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, बात समझो। मास गिवन यानी मास अगर दिया गया है ना, तो नंबर ऑफ मोल से तुम 99% नंबर ऑफ मोल से उसका कनेक्शन कर दिया करो कि मास गिवन अपॉन मोलर मास, इसी लिंक से मास गिवन दिया जाता है, इस फॉर्मूले के लिंक से, इस फॉर्मूले के लिंक से ये मास गिवन दिया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना कि मास गिवन है यानी कहीं ना कहीं से नंबर ऑफ मोल्स की बात हो रही है। अगर आपको मास दिया हुआ है सॉल्यूट या सॉल्वेंट का, तो कहीं ना कहीं से नंबर ऑफ मोल्स की बात हो रही है। और सॉल्यूशन में, वेपर प्रेशर में डायरेक्ट तौर पे तो मास लगता नहीं ना, डायरेक्ट तौर पे मास लगता है नहीं, हमें नंबर ऑफ मोल यानी मोल फ्रैक्शन लगता है ना, मोल फ्रैक्शन XA लगता है, डायरेक्ट तौर पे नहीं लगता है। तो ये कहीं ना कहीं से इनडायरेक्टली आपको एक इन्फॉर्मेशन गिवन है, भाई तुम्हें पता क्या करना है, फाइंड द VP ऑफ द सॉल्यूशन। VP ऑफ द सॉल्यूशन कहाँ पर आता है, कौन से फॉर्मूले में आता है, यही फॉर्मूले में आएगा कि नहीं आएगा, P0A माइनस PS अपॉन P0A इज इक्वल टू XB, है ना, ये फॉर्मूला है। हाँ सर यही फॉर्मूला है, यानी तुम्हें क्या निकालना है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालना है। P0A गिवन होना चाहिए, मोल फ्रैक्शन गिवन होना चाहिए। तो मोल फ्रैक्शन डायरेक्ट तौर पे दिया है क्या, नहीं। अगर मोल फ्रैक्शन डायरेक्ट तौर पे नहीं दिया है तो क्या दिक्कत है आपको, प्रॉब्लम क्या है, आपको मास तो दिया ही हुआ है। अगर मास दिया हुआ है तो आप तो इस वाले फॉर्मूले से नंबर ऑफ मोल्स से निकाल ही सकते हो, और नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएगा, तो मोल फ्रैक्शन तो निकल ही आएगा, उसमें क्या दिक्कत है आपको, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो ठीक है, तो हमने कुल मिला के भाई इस फॉर्मूले को तुम ऐसे भी एक्सटेंड कर सकते हो, इन शॉर्ट बात समझो, इस वाले फॉर्मूले को तुम ऐसे एक्सटेंड कर लो, तुम्हें ज़्यादा दिक्कत है तो, अगर तुम्हें ज़्यादा दिक्कत है तो इस फॉर्मूले को एक और फॉर्म में याद कर लो। कौन से फॉर्म में, NaNA प्लस NB लो, ऐसे भी याद कर लो। डायरेक्ट मोल फ्रैक्शन की जगह मैंने मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला लिख दिया। अब बताओ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अब नंबर ऑफ मोल, सर नंबर ऑफ मोल भी तो नहीं दिया हुआ, तो क्या हुआ, आपको मास गिवन तो है, ये तो मैंने बताया ना, मास गिवन n है ना, मास गिवन अपॉन मोलर मास, यहाँ से n तो निकल ही आएगा, यहाँ पे n से निकल ही आएगा। आज समझ में आई कि नहीं आई, तो यहाँ n आ गया तो बस इसमें वैल्यू पुट कर देना, ठीक है। तो कुल मिलाकर इस वाले क्वेश्चन में तुम्हें क्या पूछा गया है, तुम्हें ये पूछा गया है PS की सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर बताओ, ठीक है।
इसका मतलब पी नॉट ए यानी ये गिवन होना चाहिए। तो ऐसा लग तो रहा है कि ये गिवन है। कैसे सर, दिया तो नहीं है ऐसा कुछ। पी नॉट ए सॉल्यूशन में 760 mm लिखा हुआ है सर, यहाँ पर रेड वाले पेन से, यानी क्वेश्चन में तो सर ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है, ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है। तो ये इन्फॉर्मेशन हमने कैसे तुक्का मार लिया। तो तुक्का नहीं मारा है। अब देखो ज़रा इसका लॉजिक क्या है भाई। आपका सॉल्वेंट क्या है सर? सॉल्वेंट हमारा वाटर है। वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। तो वाटर कितने डिग्री सेल्सियस में बॉयल हो सकता है, यानी वेपर बना सकता है? बोलो 100 डिग्री सेल्सियस में। 100 डिग्री सेल्सियस में श्योर। वाटर जो वेपर बनाएगा क्या 100 पे ही बॉयल होगा और वेपर बनेगा? ऐसा ज़रूरी है? नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। 100 पे मालूम है कहाँ पर होगा? यानी कि जो वाटर जो बॉयल होगा, यानी वेपराइजेशन होगा, इवेपोरेशन वाटर का होगा, वो कहाँ पर होता है पता है? जब हम अर्थ के सरफेस में हैं। यानी जो हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है? 760 mm ऑफ Hg है। यहाँ से कनेक्शन पकड़ो ज़रा। 100 डिग्री यहाँ पे लिखा है, 100 डिग्री लिखा है, ये लिखा हुआ है कि वीपी बताओ सॉल्यूशन का 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस कुछ कनेक्टिविटी आई। क्या कनेक्टिविटी आई कि यार अर्थ के सरफेस में अगर हम वाटर को बॉयल करें तो 100 डिग्री सेल्सियस में वेपर प्रेशर बनाने लगता है। तो यानी कि अर्थ के सरफेस की बात हो रही है। 100 डिग्री सेल्सियस से मतलब क्या है? 100 डिग्री सेल्सियस से मतलब क्या है कि अर्थ के सरफेस की बात हो रही है। 100 डिग्री सेल्सियस में ही वाटर बॉयल या वेपराइजेशन चालू हो जाता है। यानी अर्थ के सरफेस की बात हो रही है। और अर्थ के सरफेस में कितना प्रेशर होता है? बाय डिफॉल्ट 760 mm। यानी कि ए का, यानी कि वाटर का एक्चुअली में वेपर प्रेशर तुम्हें दिया हुआ था। तो इस तरह इनडायरेक्टली हमने निकाला। तो पी नॉट ए कुल मिला के दिया था। तो पी नॉट ए 760 माइनस पी एस, वही तो ढूंढना है, अपॉन 760 इज इक्वल टू, यहाँ पर ये वाला पूरा फॉर्मूला डाल लिया हमने। एन बी मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ बी की जगह हमने क्या डाला? पूरा एन बी, यानी कि मोल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। अब एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी को भी तुम ओपन कर सकते हो। कैसे सर? अभी मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया था। एन बी मतलब नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास गिवन अपॉन मोलर मास। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? मास गिवन, बी की बात हो रही ऊपर, अपॉन मोलर मास, अपॉन यहाँ पर वही कहानी हो जाएगी, मास गिवन अपॉन मोलर मास, लेकिन ए वाला प्लस बी वाले के सेम, मास गिवन अपॉन मोलर मास। तो जहाँ जहाँ पे तुम्हें एन दिखाई दिया वहाँ पे हमने क्या लिख लिया? मास गिवन अपॉन मोलर मास, मास गिवन अपॉन मोलर मास, मास गिवन अपॉन मोलर मास। यहाँ वाला बी का, इधर ए का, इधर बी का, खेल खत्म, पैसा हजम। कैसे? देखो बात क्या हो रही थी? सॉल्यूट की। एन बी है ना, यहाँ पर क्या एन बी है भाई? एन बी का मास गिवन कितना है? 18 है, दिया हुआ है ग्लूकोज 18 ग्राम। ग्लूकोज का मोलर मास कितना होता है? 180। ये आपको पता होना चाहिए। कुछ बेसिक कंपाउंड के ये मोलर मास आपको पता होना चाहिए। अपॉन मास गिवन किसका? वाटर का कितना दिया हुआ है? क्योंकि यहाँ पर ए की बातें हो रही है ना। अरे भाई देखो ना, यहाँ पर Na की बात हो रही है, तो मास गिवन अपॉन मोलर मास, ठीक है। वाटर का मास गिवन 180 दिया हुआ है, 180 हाँ 180 दिया हुआ है। 180 अपॉन मोलर मास, वाटर का मोलर मास कितना होता है? H2O का 18 होता है, प्लस वापस यहाँ पर B का है तो 18 अपॉन 180, वापस यहाँ पर B का फ्रैक्शन आ गया ऊपर वाले का, है ना, NB। बस अब इस पूरे में तुम्हें क्या निकालना है? कितने वेरिएबल है? 15-20 वेरिएबल है क्या? एक ही तो वेरिएबल है। अब ये मुझे सिखाना पड़ेगा कि लीनियर इक्वेशन कैसे सॉल्व करना है। क्या ये मुझे सिखाना पड़ेगा? नहीं, ये आप लोग खुद सॉल्व करोगे। नहीं आएगा तो पूछ लेना भैया, फिर क्या करें, बताना ही पड़ेगा फिर तो बताना ही पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या पढ़ाई कर रहे हैं? बोलो, हमारा जो टॉपिक है क्या है? क्या टॉपिक चल रहा है हम लोगों का? बोलो, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, जिसमें पहली प्रॉपर्टीज़ रिलेटिव वेपर प्रेशर हम लोग ने, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर हम लोगों ने पढ़ लिया और 2-3 क्वेश्चन भी कर लिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का मतलब समझ रहे हो ना? ओवरऑल मैंने क्या बताया था? मैंने ये बताया था कि एक सॉल्यूशन में अगर हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिक्स करें
तो कुछ प्रॉपर्टीज़ में फ़र्क पड़ने वाला है, डेफिनेटली फ़र्क पड़ने वाला है। जैसे कि हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाया तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, क्योंकि सरफेस में कुछ नॉन वोलेटाइल वाले मोल से भी आ जाएंगे जो कि वेपर ए के अपने वेपर, खुद तो वेपर बन ही नहीं रहे भाई, खुद तो नहीं बन रहे हैं क्योंकि वो नॉन वोलेटाइल है, ए को भी ठीक से नहीं बनने दे रहे हैं, यानी प्योर ए को भी ठीक से नहीं बनने दे रहे हैं, तो यानी उसमें फ़र्क आया। सेकेंड, बॉइलिंग पॉइंट में फ़र्क आ जाएगा। जैसे वाटर, अगर वाटर का नॉर्मल जो प्रेशर है अर्थ के सरफेस में, अगर वाटर 100 डिग्री सेल्सियस में बॉईल कर रहा है, लेकिन अगर आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दोगे तो 100 पे नहीं करेगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। एलिवेशन इन बीपी यानी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। इसी तरह फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग, अगर किसी को हमें सॉल्यूशन को फ्रीज करना है, अगर उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है तो फ्रीजिंग पॉइंट घट जाएगा। अगर 0 डिग्री में वाटर आइस बन रहा था तो अब 0 डिग्री पे नहीं होगा और माइनस में चला जाएगा। ठीक है, इस तरह ऑस्मोटिक प्रेशर भी एक प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ेंगे। आई बात समझ में? ठीक है। सो नेक्स्ट जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है ये है एलिवेशन इन बीपी। व्हेन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज डिसॉल्व इन वोलेटाइल सॉल्वेंट इट्स वीपी, वेपर प्रेशर डिक्रीज हो, मतलब पढ़ ही लिया ना, वेपर प्रेशर कम बनेगा। जब वेपर प्रेशर कम बनेगा तो भाई बॉइलिंग पॉइंट तो बढ़ ही जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट तो बढ़ ही जाएगा। तो ये हम लोग ग्राफ में समझेंगे। अगर हमारे पास प्योर सॉल्वेंट है, यानी कि अभी हमने सॉल्यूट को नहीं मिलाया है, तो ग्राफ कुछ इस तरीके से है। ठीक है, ये है हमारी वाई एक्सिस वीपी, ठीक है, और ये जो एक्स एक्सिस है ये हमारा टेम्परेचर है, एक्स वाला क्या है, टेम्परेचर है। ठीक है, फिलहाल अगर हम इस कर्व को देखेंगे तो तुम्हारा जो प्योर लेवल पे, ये नॉट प्योर लेवल पे, अगर यानी कि सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट है, सिर्फ वाटर को बॉईल कर रहे हो, तो तुम्हारा यहाँ पर बॉईल हो रहा है कुछ पर्टिकुलर टेम्परेचर में और एक पर्टिकुलर प्रेशर पर। ठीक है, अर्थ के सरफेस में चलो 1 एटीएम ले लिया हमने। ठीक है, ओके। उसके बाद अगर हम सॉल्यूट मिला देंगे तो ये जो ग्राफ है ये शिफ्ट हो जाएगा राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। भाई प्रेशर तो वही है, तो अब यही लाइन को एक्सटेंड करो, ये यहाँ पे इंटरेक्ट हुई, नीचे आओ, ये देख लो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। भाई वेपर प्रेशर तो उतना ही चाहिए ना बॉयल होने के लिए। वेपर जो प्रेशर है, वेपराइजेशन है, वो तो उतना चाहिए बॉयल होने के लिए। तो यहाँ पर ऊपर नीचे नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे हमें मालूम है कि 1 एटीएम पर होता है वाटर, 1 एटीएम पर 100 डिग्री और 1 एटीएम पर हो जाता है बॉयल। अगर टीबी ले लें 100 डिग्री, लेकिन 1 एटीएम पर ही अगर हम सॉल्यूट मिला देंगे तो शिफ्ट लाइन क्या हो जाएगी, आगे शिफ्ट हो जाएगी ग्राफ। तो जब ये लाइन को एक्सटेंड करेंगे और फिर नीचे आएंगे, देखो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। अब इस 100 पे नहीं हो रहा है, मान लो अगर इसको 100 है, ये हो रहा है 120 डिग्री 130 डिग्री पे। कब? जब हम सॉल्यूट मिला देंगे और सॉल्वेंट का सॉल्यूशन बन जाएगा। लेकिन सॉल्यूशन में क्या मिला हुआ है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ठीक है, बात समझ में आ गई ग्राफ? ओके, नेक्स्ट। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि दिस टीबी नॉट इज लेस देन टीबी। ठीक है ना, ये टीबी बड़ा है, ये जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा है। तो चलो अब इसका भी फॉर्मूला देख लेते हैं। जिस तरीके से हम लोगों ने लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का देखा फॉर्मूला, तो बीपी यानी कि बॉइलिंग पॉइंट पे जो इंक्रीमेंट हो रहा है, यानी एलिवेशन हो रहा है, बढ़ रहा है, वो भी देख लेते हैं। ठीक है ना। सो टेम्परेचर जो चेंज हुआ है, टीबी मतलब टेम्परेचर जो है किसी पर्टिकुलर बॉइलिंग पॉइंट का जो टेम्परेचर में जो फर्क है वो क्या हो जाएगा, टीबी माइनस टी नॉट बी। भाई बाद में जो बॉइलिंग पॉइंट हो गया कितना हो गया, समझो 130 डिग्री हो गया। पहले कितना था, 100 डिग्री था, 100 डिग्री सेल्सियस था। कुल मिला के चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया, है ना। टी बी टी नॉट, टी प्योर नॉट बी या टी नॉट बी कह लो या टी प्योर बी कह लो, कुछ भी कह लो, मतलब ये सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट है, ये विद सॉल्यूट है, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है। तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा था, ये हमने अभी देखा। तो ये हो गया चेंज इन व्हाट, बॉइलिंग पॉइंट, मतलब टेम्परेचर का जो
बॉइलिंग पॉइंट का जो टेम्परेचर है, ठीक है। तो अब हमें पता है, ये तो हो गया चेंज इन टीबी, हमें पता है कि चेंज इन टीबी मतलब जो बदलाव हुआ है, जो बढ़ा है टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट का टेम्परेचर जो बढ़ा है, वो डायरेक्ट रिलेशन रखता है मोलैलिटी से। किससे रखता है? मोलैलिटी से, है ना। किसी की अगर किसी सॉल्यूशन की मोलैलिटी ज़्यादा होगी तो टीबी भी ज़्यादा हो जाएगा, फ़र्क भी ज़्यादा हो जाएगा। मोलैलिटी ज़्यादा होना सर, मोलैलिटी, भाई हम क्या बात कर रहे थे? हम बात कर रहे थे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिला रहे हैं, यानी बी एक ए है और एक बी है, बी की क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं। तो मोलैलिटी भी तो यही कह रहा है, मोलैलिटी भी तो यही कह रहा है कि अगर तुम बी का फ्रैक्शन बढ़ा दोगे, नंबर ऑफ मोल बी के बढ़ा दोगे, तो मोलैलिटी भी बढ़ जाएगी, मोलैलिटी भी बढ़ जाएगी तो चेंज इन टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा। सो इजी है ना। तो हमने वही किया क्या कि m इज इक्वल टू एन बी एन मोल्स ऑफ बी अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, है ना, इन किलोग्राम। यही तो मोलैलिटी का फॉर्मूला है। ये सारी चीज़ें तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं, मोलैलिटी का यही तो फॉर्मूला है। हाँ सर यही है। चलो मैं ये बता रहा था कि चेंज इन टीबी का डायरेक्ट रिलेशन है मोलैलिटी का। अगर ये साइन हटाएंगे, इक्वल टू लगाएंगे तो कोई एक कांस्टेंट तुम्हें लगाना पड़ेगा, दैट इज व्हाट केबी। अब केबी क्या है? केबी एक कांस्टेंट है, ये तो डिपेंड करेगा भाई वो कौन सा मटेरियल है। हर एक के केबी अलग अलग होंगे, हर एक के कांस्टेंट वैल्यू अलग होगी। वाटर के अलग हो सकता है, एथेनॉल या एसिड के लिए अलग हो सकता है ना। तो ये तो केबी डिपेंड करेगा अलग अलग मटेरियल के ऊपर। तो ये जो हमने रिलेशन का साइन हटाया, प्रोपोर्शन का साइन हटाया, तो हमने क्या लगाना पड़ेगा हमें? एक कांस्टेंट वैल्यू दैट इज केबी, ठीक है। तो कुल मिला के हमारा फॉर्मूला क्या बन गया? कुल मिला के हमारा फॉर्मूला बन गया चेंज इन टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू एम। एम इज व्हाट? मोलैलिटी, ठीक है ना। सो देखो केबी का यहाँ पे एक डेफिनेशन लिखा है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट ऑफ स्कोपिक कांस्टेंट दैट इज 0.52 के किलोग्राम पर मोल फॉर वाटर, ठीक है ना। वो ये वाटर की वैल्यू है 0.52 के, हर एक की वैल्यू अलग अलग होती है, ठीक है ना। ठीक है। तो अगर केबी का भी अगर हम फॉर्मूला तोड़े तो फॉर्मूला आता है आपका R इंटू टी बी नॉट मतलब प्योर टीबी, बॉइलिंग पॉइंट जो टेम्परेचर जहाँ पर जिस टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट मिल रहा है किसका? प्योर मतलब सॉल्वेंट, जहाँ पे सॉल्यूट मिक्स नहीं है। तो T0B अपॉन 1000 लीटर ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है। तो ये केबी को भी हमने ओपन करके रख दिया। ये जो 1000 है ये लेटेंट हीट ऑफ वेपर है, ठीक है ना। इसे होता है फ्यूज़न का, जो हम लोग 10th में पढ़ा था, ठीक है ना। तो R इज़ व्हाट? R इज़ गैस कांस्टेंट, ठीक है। और T0B BP ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और LV इज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है ना। तो ये केबी की, एक्चुअली केबी की वैल्यू तुम्हें दिया ही रहेगा, बट फॉर्मूला फिर भी यहाँ पे बता दिया है केबी का, बट आपको डायरेक्ट वैल्यूज़ दी होगी या फिर ज़्यादा से ज़्यादा केबी की वैल्यू निकालनी होगी, ठीक है। तीसरी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। मतलब कि अगर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को अगर हम मिक्स करें किसी सॉल्वेंट में तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट भी और कम हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर वाटर 0 डिग्री पे फ्रीज हो रहा है, आइस बन रहा है, तो ये 0 डिग्री पे नहीं होगा। कब? जब हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दें तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट और भी ज़्यादा कम हो जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट और भी ज़्यादा कम हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से दिया हुआ है कि वही जो मैंने बताया वही लिखा हुआ है। देखो यहाँ पे इसका देखो एक तुम्हें ग्राफ दिया हुआ जैसे बॉइलिंग पॉइंट का दिया हुआ था, ठीक है ना। ये है वेपर प्रेशर, ये है टेम्परेचर। पहले जो इनिशियल आपका ये था प्योर जो सॉल्वेंट था उसका ग्राफ कुछ इस तरीके से था,
ये आया यहाँ पर फ्रीजिंग पॉइंट मिला हमें, फिर ये इस तरीके से और डाउन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हमें फ्रीजिंग पॉइंट मिल गया T नॉट एफ मतलब सिर्फ अगर क्या है सॉल्वेंट है तो। लेकिन जब हमने सॉल्यूट मिला दिया तो ग्राफ थोड़ा डाउन हो जाएगा, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। इस तरीके से आने में देखो ये लाइन कहाँ मिली फ्रीजिंग पॉइंट, जहाँ पे आपका जो मैटर है वो चेंज हो रहा है लिक्विड से सॉलिड में, वो यहाँ पर देखो आके टकराया। तो ये कितना हो गया, ये थोड़ा डाउन आ गया। देखो यहाँ पे लाइन आप नीचे मारोगे, ये देखो पहले जो फ्रीजिंग पॉइंट और टेम्परेचर था इतना था, अब ये टेम्परेचर और भी ज़्यादा कम हो गया, टेम्परेचर और भी ज़्यादा कम हो गया, और ज़्यादा मतलब और कम टेम्परेचर में सॉल्यूशन फ्रीज हो रहा है, ठीक है ना। आगे बात समझ में, ओके। अब यहाँ पर देख लो फॉर्मूला, अगर हम TF की बात करें, चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट, चेंज इन फ्रीजिंग टेम्परेचर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, आपके पास T नॉट एफ पहले आ जाएगा, फिर माइनस TF आएगा। अगर BP का याद करोगे, BP में क्या था, चेंज इन BP में क्या था, बोलो चेंज इन BP में क्या था, पहले क्या था, BP था माइनस, बाद में नॉट था, बाद में नॉट था, ठीक है ना। प्योर बाद में था, प्योर बाद में था, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये नंबर बड़ा था, ये नंबर छोटा था। लेकिन फ्रीजिंग पॉइंट में जो जहाँ पर प्योर पे था नंबर वो बड़ा है, और जब सॉल्यूशन बना वो और छोटा हो गया, माइनस में चला गया ना, और पीछे चला गया। तो जब हम माइनस करते हैं तो बड़ा नंबर पहले रखते हैं और छोटा नंबर बाद में रखते हैं। भाई तुम ये सोचो, पहले है ना 0 डिग्री में हो रहा था वाटर फ्रीज, लेकिन बाद में माइनस फॉर्मूले वाला माइनस, बाद में -10 पे हो रहा था। तो 0 डिग्री +10, देखो प्लस में आंसर आया। हमेशा जो डेल्टा का आंसर हमेशा प्लस में होना चाहिए। डेल्टा का आंसर किस में होना चाहिए, हमेशा प्लस में। ऐसे फॉर्मूला फॉर्म करना है कि डेल्टा का आंसर प्लस में होना चाहिए, ठीक है। अब TF की भी वही कहानी, चेंज इन TF की। भाई जितना ज़्यादा तुम सॉल्यूट मिलाओगे उतना ज़्यादा चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ेगा, ठीक है ना। तो मोलैलिटी से चेंज इन TF का क्या रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है, ठीक है। अब ये साइन हटाओगे तो साइन इक्वल टू लगेगा और एक कांस्टेंट वैल्यू लगानी पड़ेगी, दैट इज व्हाट, KF। तो KF क्या है, मोलैलिटी तो पता ही है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो KF क्या है, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, दैट इज 1.86 K फॉर वाटर, ठीक है ना, फॉर वाटर पर मोल, किलोग्राम पर मोल, ठीक है ना। ये KF, तो KF का फॉर्मूला देखेंगे तो TF नॉट प्योर का, तो ये जो टेम्परेचर है फ्रीजिंग पॉइंट का किसका है, प्योर का है, अपॉन 1000 लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। जब ये जो मैटर जब चेंज होगा लिक्विड से किसमें, सॉलिड में, तो उसकी जो स्पेसिफिक हीट होती है उसको क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न, ठीक है ना। और जब वेपराइजेशन होता है तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहते हैं उसे, ठीक है। इस क्लास में हम लोग ने 10th में पढ़ा हुआ है, सही है, सही है। हेनरीज लॉ, ठीक है। तो 3 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हो चुकी हैं, चौथी ऑस्मोटिक प्रेशर रह गया, उसको हम लोग करेंगे, तो घबराना नहीं, ठीक है। चलो, सो हेनरीज लॉ क्या कह रहा है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू द प्रेशर, सही है। कह रहा है कि जो गैस की जो सॉल्युबिलिटी है लिक्विड में वो बढ़ेगी जब हम प्रेशर बढ़ाएंगे। यानी कि किसी गैस को अगर हमें वाटर में डिज़ोल्व करना है, वाटर में या लिक्विड में डिज़ोल्व करना है, तो प्रेशर बढ़ा दो। और ये बात सच है, ये बात
सच है, अगर आप सॉफ्ट ड्रिंक पिएंगे या पीते हैं, या आपने देखा तो होगा कि जैसे ही हम बॉटल ओपन करते हैं तो एक प्रेशर से गैस रिलीज़ होती है, एक प्रेशर से गैस रिलीज़ होती है। तो वो जो गैस होती है दैट इज़ व्हाट, CO2, और वो डिज़ोल्व होती है उस लिक्विड में, वो डिज़ोल्व रहती है, ये सॉल्युबल रहती है उस लिक्विड में। लेकिन जैसे ही हम उसका कैप ओपन करते हैं बॉटल का, वो गैस लिक्विड से बाहर निकलने लगती है, और एक आध मिनट आप खाली कोल्ड ड्रिंक खोल के रखो, वो गैस पूरी बाहर आ जाएगी, और जब आप फिर कोल्ड ड्रिंक पियोगे तो उसमें आपको जो सोडा इफेक्ट होता है ना, वो आपको नहीं लगेगा, वो टेस्ट नहीं लगेगा। तो उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि CO2 किसी पर्टिकुलर प्रेशर में, किसी हाई प्रेशर में सॉल्युबल थी, ठीक है ना। इसीलिए तो बॉटल को बिल्कुल टाइट कैप किया जाता है। उसको टाइट कैप क्यों करते हैं हम लोग? उसको टाइट कैप क्यों करते हैं? उसका रीज़न क्या है? देखो, ये बॉटल है सॉफ्ट ड्रिंक की, ओके, ओके, ठीक है। तो देखो लिक्विड है, आप देखोगे ना कभी भी वो जो सॉफ्ट ड्रिंक की जो फिलिंग क्वांटिटी आप देखोगे, तो थोड़ा सा गैप रहता है, थोड़ा सा गैप रहता है, ठीक है। ये आपकी लिक्विड फिल्ड है, ओके, सॉफ्ट ड्रिंक। इसके अंदर CO2 मिक्स है, CO2 गैस क्या है? सॉल्युबल है, ठीक है। वो क्यों सॉल्युबल है? वो इसलिए सॉल्युबल है कि बॉटल में जो गैप दिख रहा है ना, इस गैप से हमने क्या किया है, इस लिक्विड के ऊपर हाई प्रेशर बना के रखा हुआ है, हाई प्रेशर बना के रखा हुआ है। एक पर्टिकुलर गैस होती है, इस गैस के थ्रू इस लिक्विड में हाई प्रेशर हम लोग बनाते हैं। तो हाई प्रेशर की वजह से CO2 इसमें डिज़ोल्व है, लेकिन जैसे ही आप ये कैप ओपन करोगे तो ये जो गैस है, रेड कलर मैंने मार्किंग किया है, ये बाहर आ जाएगी, जो कि हाई प्रेशर बनाए हुई थी लिक्विड में, यानी ये प्रेशर हट जाएगा। अब इसका कांटेक्ट जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उससे हो जाएगा, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना कम है कि वो CO2 उसमें सॉल्युबल नहीं रह पाएगी। CO2 लिक्विड में, सॉफ्ट ड्रिंक में सॉल्युबल नहीं रह पाएगी। CO2 को लिक्विड में डिज़ोल्व करने के लिए ATM से काफ़ी ज़्यादा प्रेशर हमें चाहिए था, जो कि वो गैस रिलीज़ होने के बाद प्रेशर हट गया। ये खाली बोतल से तो खाली थोड़ी जगह रहती है ना, प्रेशर हट गया, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर आ गया। नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर भाई इतनी ताकत नहीं है, इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर में 1 ATM में इतनी ताकत नहीं है कि CO2 को वो सॉल्युबल रख पाए, और CO2 भी रिलीज़ होने लगती है, और एक आध मिनट के बाद ही हमारी सॉफ्ट ड्रिंक मीठा पानी जैसा लगने लगता है। CO2 का टेस्ट या सोडा जो इफेक्ट होता है वो हमारे जुबान पर नहीं लगता है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये बात तो हमने बिल्कुल प्रैक्टिकल या जनरल एग्जाम्पल से समझा दी है कि प्रेशर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी भी बढ़ेगी, ठीक है, प्रेशर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी भी बढ़ेगी। ये बात सच है, ये हेनरीज लॉ कह रहे हैं, ठीक है ना। चलो इसके फॉर्मूले में देखेंगे कि यार ये प्रोपोर्शन का जो साइन है वो हटाएंगे तो इक्वल टू आएगा और एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी। ओके सर, ठीक है। एक और चीज़ बताई गई है कि इफ सॉल्युबिलिटी इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड। इसका मतलब ये हुआ कि गैस के मोल्स अगर हम बढ़ा दें, ठीक है ना, गैस के मोल अगर हम बढ़ा दें तो गैस का जो पार्शियल प्रेशर है, मतलब एक सॉल्यूशन में अगर सॉल्वेंट और सॉल्यूट ये दो मिलकर क्या बन रहे हैं, सॉल्यूशन बन रहे हैं। सॉल्यूट का अपना प्रेशर है, सॉल्वेंट का अपना प्रेशर है, तो उसी को बोलते हैं पार्शियल प्रेशर, कि सॉल्यूट कितना उस ओवरऑल प्रेशर में कितना शेयर कर रहा है अपना प्रेशर, सॉल्वेंट ओवरऑल प्रेशर में कितना शेयर कर रहा है अपना ओन प्रेशर या पार्शियल प्रेशर।
तो क्या कह रहा है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, यानी पूरे लिक्विड में या पूरे सॉल्यूशन में गैस का जो प्रेशर है इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन, यानी कि गैस जितना ज़्यादा होगी, गैस के मोल्स उस सॉल्यूशन में जितने ज़्यादा होंगे तो गैस का पार्शियल प्रेशर भी उस पूरे सॉल्यूशन में उतना ज़्यादा होगा। ठीक है ना। तो यही तो यहाँ पे लिखा हुआ है एक मैथमेटिक्स लैंग्वेज में, क्या प्रेशर ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, देखो पी नॉट नहीं है, अगर ये पी नॉट होता तो ओनली गैस की बात हो रही होती। यहाँ पे क्या है, पी गैस मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, यानी गैस किसी में मिक्स है। ये चीज़ याद रखना, ये चीज़ भाई याद रखो, क्या पी ए अलग है, पी नॉट ए अलग बात है। पी ए मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, पी नॉट ए मतलब ओनली प्रेशर ऑफ ए, मतलब पी नॉट ए अकेला है, पी नॉट ए अकेला है, कोई नहीं उसके साथ में, और वेपर प्रेशर आ रहा है। यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, पी ए मतलब साथ में कोई और है, ठीक है, लेकिन प्रेशर ए का ही हम बता रहे हैं, वो बात अलग है, लेकिन साथ में कोई मिक्स है, यानी कि यहाँ पर बात सॉल्यूशन की हो रही है। तो ये दोनों टर्म में कंफ्यूज मत होना। ये क्या है, पी ए पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, पी नॉट ए प्योर प्रेशर ऑफ ए। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए का मतलब यार ये ए किसी के साथ मिक्स है बी के साथ, और पी नॉट ए सिर्फ तनहा है, सिर्फ अकेला है, ठीक है ना, ए के साथ कोई मिक्स नहीं है, और हम उसका प्रेशर पता करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बात समझ में आ गई। तो हम यहाँ पर थे, क्या पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ज़्यादा होगा अगर उस गैस के मोल फ्रैक्शन भी ज़्यादा है, मैंने उस गैस के अगर मोल ज़्यादा है तो उस गैस का उस पूरे सॉल्यूशन में प्रेशर भी ज़्यादा होगा। चलो अच्छा ठीक है सर। तो अगर हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा दें तो एक कांस्टेंट वैल्यू हमें लगानी पड़ेगी। देखो ये इक्वल टू लगाया तो हमने क्या लगाना पड़ा, कांस्टेंट, हेनरीज कांस्टेंट हमें लगाना पड़ा, ठीक है ना। सो कुल मिलाकर हमें एक फॉर्मूला मिल गया, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू के इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, राइट, क्लियर है, ठीक है ना। तो केज इज व्हाट, इट इज हेनरीज कांस्टेंट, और केज कह रहा है कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो केज बढ़ेगा, जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर और केएच में डायरेक्ट रिलेशन है, लेकिन सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बात समझो, बात यहाँ पे समझो क्या कह रहा है हेनरीज कांस्टेंट, क्या कह रहा है कि टेम्परेचर तुम बढ़ा दोगे तो केएच बढ़ जाएगा, लेकिन जब केएच बढ़ जाएगा तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। कैसे सर, देखो इससे पहला वाला फॉर्मूला यहाँ पर क्या दिया हुआ था, यहाँ पर दिया था कि देखो दो फॉर्मूले हैं हमारे पास, हमारे दो फॉर्मूले। क्या कह रहा है, एक तरफ कह रहा है कि प्रेशर बढ़ेगा सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, सही है, सही है। एक तरफ क्या कह रहा है, मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, सही है, सही है। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, हेनरीज लॉ का रूल ये कह रहा है कि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो केएच बढ़ेगा, केएच बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी घटेगी। अरे भाई तुम यहाँ पे सोचो ज़रा सा ये कि टेम्परेचर अगर हम बढ़ा दें, ठीक है ना, टेम्परेचर अगर हम बढ़ा दें तो प्रेशर क्या हो जाएगा, प्रेशर क्या हो जाएगा, ये देखो प्रेशर घट जाएगा, ठीक है ना, प्रेशर घट जाएगा। जब प्रेशर घट जाएगा तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। क्यों, प्रेशर और सॉल्युबिलिटी में क्या रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है, ठीक है। तो यहाँ पर यही तो कह रहे हैं, यहाँ पे क्या कह रहे हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कह रहे हैं हम प्रेशर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, हाँ ये बात तो यहाँ पर सच थी, और एक मैंने सॉफ्ट ड्रिंक वाला एग्जाम्पल भी बता दिया। भाई तुम ऐसे सोचो कि गैस है ना किसी लिक्विड में सॉल्युबल है, ठीक है, मिक्स है। जैसे तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे, बात समझना, जैसे तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वो जो गैस के मोल्स हैं, हमें पता है कि हीट देने से गैस के मोल और वाइब्रेट करते हैं और दूर भागते हैं, ठीक है। तो जब तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे
तो गैस के मोल उड़ के भागेंगे, गैस के मोल उड़ के भागेंगे मतलब सॉल्युबिलिटी थोड़ी सी घटेगी। सॉल्युबिलिटी क्या होगी? घटेगी। लिक्विड से भागेंगे ना गैस, ठीक है, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? लिक्विड से भागेगी गैस, गैस के मोल इधर उधर वाइब्रेट होकर भागेंगे। तो इसीलिए तो यहाँ पर कहा जा रहा था कि टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी घटेगी, टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी घटेगी, ठीक है ना, ये चीज़ याद रखना। और लेकिन यहाँ पर इसके अपोजिट है, प्रेशर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। जो मैंने कोल्ड ड्रिंक सॉफ्ट ड्रिंक वाला एग्जांपल बताया था कि प्रेशर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी क्या होगी? घटेगी, ठीक है। तो ये दो फैक्टर याद रखना, क्या प्रेशर का सॉल्युबिलिटी से डायरेक्ट रिलेशन है, टेम्परेचर का सॉल्युबिलिटी से इनवर्स रिलेशन है। बात समझ में आ गई? अरे इल्हाम थोड़ा आवाज़ कम करो बेटा, थोड़ा सा। इज इट क्लियर नाउ? समझ में आ गया हेनरीज लॉ? हेनरीज लॉ क्या कह रहा है? हेनरीज लॉ कह रहा है कि प्रेशर बढ़ाओगे सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी घटेगी, ठीक है।